एक समय की बात है, एक महान राजा रहता था। उसे एक नई भूमि पर एक नया साम्राज्य बनाना था। खूब मेहनत से अपने लोगों के साथ बहुत लंबा सफर तय करने के बाद ही उन्हें ये नई जमीन मिली थी। राजा उस जमीन को देखता है। वो जमीन उनके नए घर में तब्दील होने वाली थी और वो वहाँ एक आलीशान महल बनाना चाहता था। मेरे दोस्तों, हम यहाँ रहेंगे और अपना महल बनाना शुरू करेंगे। हमें फुर्ती और कुशलता के साथ यहाँ काम करना है। मेरे सिपाहियों का आदेश सुनो, ये तुम्हें दिशा दिखाएंगे। सभी लोग अपने रहने के लिए टेंट बनाने लग गए। राजा के सिपाहियों ने राजा के लिए टेंट लगाया जिसमें वो बैठ सके। फिर उसने अपने एक खास सिपाही को बुलाया। सिपाही, मुझे ये महल जल्दी बनाना है। हमें फुर्तीले कर्मचारी चाहिए। हमारी इस नई जमीन के पास पानी नहीं है। एक तालाब है मगर वो बहुत दूर है। मुझे कुम्हार की जरूरत है जो मिट्टी के घड़े बना सके। इन घड़ों में हम पानी रखेंगे। मेरे राजा, ये तो बहुत कठिन है और इस पूरे राज्य में बस एक ही कुम्हार है जो मिट्टी के घड़े बना सकता है। कुछ नहीं होता, उसे बस जल्दी काम करना है और 100 घड़े बनाने हैं जिसमें रोज पानी भरा जा सके। इस किले को बनाने के लिए हमें बहुत से पानी की जरूरत होगी। जाओ, उसे ढूंढो और यहाँ लेकर आओ। उन सबके बीच एक आदमी था जिसका नाम राजेश था। वो एक कुम्हार था। वो अपनी छत लगा ही रहा था जब राजा का खास सिपाही वहां अपने सिपाहियों के संग आया। राजेश, राजा का बुलावा आया है। तुम्हें इसी वक्त हमारे साथ चलना पड़ेगा। जी, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं, वो तुमसे कुछ खास काम के बारे में बात करना चाहते हैं। चलो हमारे साथ। जैसे वो वहां से निकले, राजेश बहुत घबरा रहा था। वो कभी भी राजा के सामने नहीं गया था और सोच में पड़ गया था कि राजा को उससे क्या काम है। वो तो एक आम कुम्हार था। राजेश राजा के टेंट में गया और राजा के सामने उसने सर झुकाया। राजा जी, आपने मुझे बुलाया। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने सुना है कि तुम घड़े बनाते हो। जी राजा जी। मैंने ये भी सुना है कि इन सब लोगों में तुम एक ही हो जिससे अच्छे घड़े बनाने आते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है और तुम अपना सारा हुनर इसमें लगा दो, मगर सबसे जरूरी है फुर्ती। देरी मत करना और मुझे निराश भी मत करना। अब जाओ, काम पर लग जाओ। मगर राजा जी। राजेश को टेंट के बाहर लेकर जाया गया और उसे अपना काम शुरू करना था। उसे बोलने का या अपनी चिंता प्रकट करने का मौका भी नहीं दिया गया। इसमें तो बहुत समय लगता क्योंकि वो अकेला था। उसने अपनी चिंता को भुलाकर घड़े बनाना शुरू किया। ये काम बहुत लंबा था। और बहुत समय भी लेता था। उसने बस 2 घड़े ही बनाए थे कि सूरज ढलने का समय हो गया और सब सोने को जाने लगे। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, वो खास सिपाही राजेश के टेंट में गया। राजेश, जल्दी उठो। और काम करना शुरू करो। हमें आज ही 100 घड़े चाहिए। कर्मचारियों को अपना काम शुरू करना है।
मगर साहिब 100 घड़े। एक सिपाही से सवाल मत करो। राजेश अब बहुत परेशान हो गया था। वो एक दिन में 100 घड़े नहीं बना सकता था। उसने जल्दी से चिकनी मिट्टी मिलाई और घड़े बनाने का काम शुरू किया। आधा दिन बीत गया था और कर्मचारी उसके पास आकर घड़े लेने लग गए। उसने मुश्किल से कुछ ही घड़े बनाए थे, पर वो सब उसने उनको दे दिए, जिसमें वो थोड़ा पानी तो ला सके। सिपाही ने राजेश को वो थोड़े से घड़े कर्मचारियों को देते देखा। अगर तुमने फुर्ती नहीं दिखाई तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। राजा ने तुम्हें हुक्म दिया है और तुमने अगर इसका पालन नहीं किया तो मैं स्वयं तुम्हें राजा के पास लेकर जाऊंगा। राजेश काम कर ही रहा था और सिपाही के वहां से जाने के बाद राजेश इतना गुस्सा हो गया कि उसने लाठी से बनाए हुए सभी घड़ों को स्वयं तोड़ने लगा। मुझे इन घड़ों से नफरत है। मैं 100 के 100 घड़े तोड़ दूंगा। राजा पास ही की एक पहाड़ी पर खड़ा था। वो सभी लोगों को देख रहा था और सोच रहा था कि उसका नया किला कैसा होगा। एक ही चीज खराब थी कि पानी का ठिकाना वहां से बहुत दूर था और राजा इस बात से बहुत परेशान था। उसने गुस्से से अपने नौकर को बुलाया। उस कुम्हार का क्या हुआ? वो इतना धीरे क्यों काम कर रहा है? राजा जी, वो अकेला ही है जिससे घड़े बनाने आते हैं। वो अकेले ही 100 घड़े बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे अपने कर्मचारी किला बनाना शुरू करें। उसके बिना कुछ काम नहीं हो पाएगा। आपके कर्मचारी तो उस तालाब से पानी भी नहीं ला पाएंगे। वो सुबह नहा भी नहीं सकते, खाना बनाकर खा भी नहीं सकते। यहाँ तक कि लोग अपने बच्चों का ख्याल कैसे रख पाएंगे? किले का तो छोड़िए राजा जी, पानी के बिना जीना भी मुश्किल है। राजा ने अपने नौकर की बात पर गौर फरमाया। उसने बाहर आसमान की ओर देखा और सोचा, हाँ, ये तो सच बोल रहा है। ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा उस कुमार के बिना। वो तो इस राज्य के लिए सबसे जरूरी है। अगर उसने घड़े बनाना छोड़ दिया तो यहाँ सारा काम रुक जाएगा। देखो, तुम मुझे इसी वक्त उस कुम्हार के पास लेकर चलो। राजा उस कुम्हार के पास गया जो घड़े बना बना के पागल हो गया था। वो सभी घड़े बहुत कमजोर और सही आकार के भी नहीं थे, क्योंकि वो बहुत फुर्ती से बना रहा था। कुम्हार, अभी अपना सारा काम छोड़ो और यहाँ आओ। तुम्हारा नाम क्या है? राजेश जी। राजा जी, राजेश। मुझे पता चला कि तुम्हारा काम बहुत कठिन है। मुझे माफ कर दो, मेरे सिपाही तुम्हारे साथ बहुत कठोर थे। मैं जो भी इस राज्य के लिए बनाना चाहता हूँ, सब तुम पर निर्भर है, क्योंकि तभी पानी का इंतजाम हो पाएगा। राजा जी, मैंने बहुत कोशिश की, मगर अकेले मैं नहीं कर सकता। मैंने आपके सिपाहियों को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर असफल हुआ। परेशान होकर तो मैंने स्वयं अपने घड़ों को तोड़ भी दिया था। क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ, कहो। मुझे 50 आदमी दीजिए, मैं उन्हें स्वयं घड़े बनाने सिखाऊंगा। आपका किला झट बन जाएगा और हमारे पास काफी पानी भी होगा। ये घड़े बनाना बहुत जरूरी है। जल्द ही राजा ने 50 आदमियों को इकट्ठा करने का आदेश दिया। हफ्ते बीत गए और राजेश ने 100 घड़े उन 50 लोगों की सहायता से बना दिए और किले का काम भी शुरू हो गया था और काम बहुत फुर्ती से हो रहा था।
राजा राजेश से बहुत खुश थे। आखिरकार किला बन चुका था और फिर सभी लोग अपने नए घर में रहने लगे। फिर एक दिन राजा ने राजेश को अपने दीवाने खास में बुलाया। राजेश, मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैंने तुम्हें और तुम्हारे काम को बहुत ही आम समझा था। तुम्हारे इस काम के लिए मैं तुम्हें इनाम में सोने के सिक्के देना चाहता हूँ। शुक्रिया जी, शुक्रिया राजा जी। मैं ऐसे ही आपके लिए जी जान से काम करता रहूंगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा उन लोगों या चीजों को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए जो हमारे लिए सबसे जरूरी है। धन्यवाद। एक बार रहता था एक चालू व्यक्ति अशोक नाम का। कुछ भी किसी को भी बेचना उसकी कला थी। कोई जानवर ही क्यों ना हो, वह आगे वालों को विश्वास दिला देता था कि यह कोई अनोखी चीज है। बेचारे लोग उसकी बातों में आकर खरीद लेते थे। यही उसका कमाने का तरीका था। एक दिन अशोक की पत्नी ने अपने पति से कहा, आप कोई इज्जतदार काम क्यों नहीं करते? लोगों को धोखा देकर क्यों कमाते हो? अगर ऐसा ही करते रहोगे तो एक दिन आपको बहुत भुगतना पड़ेगा। अशोक ने पत्नी की बातों का ध्यान नहीं दिया। जल्दी से भोजन किया और घर से निकल गए, ये सोचते हुए कि अब वह और पैसे कहां से लाए। तभी उसने सुना क्वैक क्वैक। उसके सामने था एक बत्तख, जिसको देखते ही उसके दिमाग में एक विचार आया। चोरी छुपे उसने बत्तख को उठाया और फिर शहर की ओर निकल पड़ा। अब वह एक नया बलि का बकरा की खोज में था। जिसको अपनी बातों से आकर्षित करके बत्तख को बेचना चाहा। थोड़ी देर में एक भोला सा आदमी बस से उतरा। अशोक उस आदमी को सुनाए दिए जैसे बत्तख से बात करने लगा। ओ बत्तख, तू तो सोने के अंडे डालती है, परंतु मैं तेरा ख्याल रखने के लायक ही नहीं हूँ। क्या करूँ? भोले आदमी ने अशोक की बातें सुनी और पूछा, सुनिए, क्या ये सच है कि ये सोने के अंडे डालती है? बेशक ये सच है, मगर इसको अगर सोने के अंडे डालने हैं तो इसे अच्छे से खिलाना पिलाना पड़ेगा। मैं बहुत गरीब हूँ ये सब करने के लिए, इसीलिए पता नहीं क्या करूँ। भोले आदमी को बुरा लगा। वैसे आप कौन हो? इधर नए आए हो क्या? जी हाँ, मैं यहाँ काम ढूंढने आया हूँ। सच में? तो इस बत्तख को लो, ये सोने के अंडे देती है ना। मैं तो इसे नहीं पाल सकता, पर तुम इसकी देखभाल करके इसके अंडे भी ले सकते हो। फिर तुम अमीर बन जाओगे। चलो, अब मैं काम ढूंढने निकलता हूँ। आप कितने दयालु हो, मैं उसको अवश्य ले लूंगा, पर इसके बदले आप ये थोड़े से पैसे ले लो मुझसे। भोले आदमी ने अशोक को अपना सारा पैसा दिया और चला गया। कई दिन बीत गए और अशोक के पैसे भी खत्म हो गए। फिर से पैसे कमाने के लिए तरीके सोच रहा था, जब अचानक से उसने सुना मैं। उसके सामने एक बकरा था। फिर से चोरी छुपे बकरे को झपटा और शहर की ओर निकला अपनी चालें चलने। इस बार फिर से कोई नया आदमी बस से उतरा। अशोक जोर से बात करने लगा। हे बकरे, मेरे सवाल का जवाब दे। अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है?
अशोक ने बकरे को चोरी से ढकेला और बकरा बोला, मैं। शाबाश मेरे बकरे, तूने सही जवाब दिया, वो भी एक बार नहीं 2 बार बोला। नया आदमी ने इनकी बातें सुनी और पूछा, वाह, ये बकरा कितना अच्छा बोलता है। और क्या बोलता है ये? अच्छा, ये सुनो। ओ बकरे, जून के पहले कौन सा महीना आता है? फिर से अशोक ने पीछे से बकरे को धक्का दिया। मैं। वाह, कितना अनोखा है ये। क्या मैं इसको अपने साथ ले जाऊं? हाँ, पर मैंने इस बकरे को बहुत भारी रकम में खरीदा था। मैं इसको ऐसे ही नहीं दे सकता ना। ओह, कोई नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है। बस आप अपना रकम बोलो, मुझे बस ये अद्भुत बकरा चाहिए। अशोक ने अच्छी खासी रकम में बकरे को बेचा और खुशी से घर चला गया। अशोक के जाने के बाद वो पहला वाला भोला आदमी बत्तख को लेके शहर वापस आया। जब उसने दूर से इस आदमी को बकरे से बात करने की कोशिश करते हुए देखा, उत्सुक होकर वो उसे जाकर पूछा, सुनिए, मैं आपको वहाँ से देख रहा था, आप ठीक तो हो ना? एक बकरे से क्यों बात कर रहे हो? ओफो, तुम्हें पता ही नहीं, ये कोई साधारण बकरा नहीं है, ये बोलता है। वैसे तुम्हारे बत्तख का नाम क्या है? मेरी बत्तख भी अनोखी है, ये सोने के अंडे डालती है, पर बहुत दिन हो गए मैंने इसको अच्छे से खिलाया पिलाया, पर इसने एक अंडा भी नहीं डाला। मैं इसके मालिक से मिलने आया हूँ, पूछताछ करने के लिए। ओह, मुझे भी यही मसला है। मैं इस बकरे को बुलवाने की कोशिश कर रहा हूँ तब से, पर ये मैं के अलावा कुछ बोलता ही नहीं। चलो हम साथ में इस मसले को सुलझाते हैं। दोनों साथ चलने लगे। जब उन्होंने कुछ दूर अशोक को देखा, बकरे वाला आदमी ने अशोक को पुकारा। जब बत्तख वाले को भी पता चला कि एक ही इंसान ने उन दोनों को ये जानवरें बेचे थे, अशोक को सुनाई नहीं दिया और बस अपनी घर की ओर चलता रहा। दोनों आदमियों ने अशोक का पीछा किया उसके घर तक। उन्होंने अशोक को अपनी पत्नी को सब कुछ बताते हुए सुन लिया। इसने तो हमें धोखा दिया है। हाँ, हम इसकी बातों में आ गए, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मेरे पास एक योजना है। पहले वाले ने अपने आप पर सोने का रंग लगाया और मूर्ति बनने का नाटक किया। दूसरे वाले ने उसको उठाया और अशोक के घर के आसपास घूमने लगा। योजना के अनुसार अशोक की नजर उन पर पड़ी और वो बाहर आया पूछताछ करने। हे, तुम इधर क्या कर रहे हो? तुम्हारा बकरा किधर है? बकरा ठीक है और सुरक्षित, और कुछ न कुछ बोलते ही जा रहा है। आहा, कमाल है। वैसे ये मूर्ति लेकर कहाँ जा रहे हो? श्श, किसी को बोलना नहीं, ये मूर्ति असली सोने की बनी हुई है। पर तुम मुझे ये क्यों बोल रहे हो? अब मैं इस शहर में नया था और आपने अपनी मेहरबानी मुझ पे दिखाई उस शानदार बकरे को देकर, तो इसीलिए मैं केवल आपको बोल रहा हूँ। अच्छा, तो अब क्या करोगे इस मूर्ति का? मैं इसको पूरी तरह से पिघलाकर सब बेच दूंगा। क्या तुम मेरी दयालुता के लिए कुछ करोगे? तुम मुझे ये मूर्ति दे दो, मैं तुम्हें इसकी अच्छी रकम दूंगा। तो अशोक ने आदमी को बहुत पैसे दिए और मूर्ति को कपड़े से ढांप दिया। अंदर गया अपनी पत्नी को बुलाने के लिए, पर जब वो आई तो वहाँ पे मूर्ति थी ही नहीं, केवल एक कपड़ा जमीन पर पड़ा था। अशोक आश्चर्यचकित रह गया। उसको यकीन ही नहीं हुआ कि उसी को बेवकूफ बनाया गया। मैंने आपसे बोला था, एक ना एक दिन उल्टा आपको ही सहना पड़ेगा, और बस आज वही हुआ। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी।